यूक्रेन ने डोनेट्स्क इलाके से पुतिन की सेना को खदेड़ने के लिए वहां उसके कब्जे वाले इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल करने का दावा करने वाली रूसी फौज की नजर अब डोनेट्स्क पर टिक गई है, जिस पर पूरी तरह से कब्जे के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना किसी भी कीमत पर उसे इस मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहती, इसलिए उसने इस इलाके में रूसी सेना के कब्जे वाले शहरों पर बमबारी तेज कर दी, जिसके सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी जारी किया। सामने आए इस वीडियो में यूक्रेन की सेना की बमबारी की वजह से हॉर्लिवका शहर की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगा दी गई। वहाँ से निकल रही आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। यूक्रेन ने दावा किया कि इस फैक्ट्री में रूस की सेना ने हथियारों का गोदाम बनाया था, जो पूरी तरह तबाह हो गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना ने अपने ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराया। बताया गया कि रूस का का-52 हेलीकॉप्टर खैरसोन में यूक्रेन पर हमले के लिए उड़ा था, लेकिन तभी उसने गलती से अपने ही सैनिकों पर बम बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद रूसी सेना ने उसे ढेर कर दिया। बताया गया कि खैरसोन में रूस के 3 हेलीकॉप्टरों ने यूक्रेन की फौज पर हमले के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन गलती से उन्होंने अपने ही सैनिकों पर हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद जमीन पर मौजूद पुतिन के सैनिकों को लगा कि जो हेलीकॉप्टर उन पर हमले कर रहा है वो यूक्रेन का है, और उन्होंने उसे ढेर कर दिया। लेकिन बाद में पता लगा कि उन्होंने अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया। खबर है कि जिस हेलीकॉप्टर को रूसी सेना ने ढेर किया वो लंबे समय से खैरसोन में यूक्रेन की सेना पर हमले कर रहा था। रूसी सेना ने अपने जिस का-52 हेलीकॉप्टर को गिराया उसकी कीमत $15 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 120 करोड़ रुपए थी। इससे पहले पिछले हफ्ते ही रूस के जवानों ने अपने ही सुखोई Su-34 लड़ाकू विमान को ढेर कर दिया था। इधर आरएसएस और वीएचपी के दफ्तर पर हमले की धमकी देने वाला पकड़ा गया। दिल्ली में एक आदमी पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी देने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के मुकरबा चौक के पास एक बाइक पर जा रहे आदमी का गला मांझे से कट गया, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सरकार ने राज्यसभा को जानकारी दी कि इस साल किसी भी कश्मीरी पंडित ने कश्मीर से पलायन नहीं किया। साथ ही ये भी बताया कि अभी घाटी में 6,500 से ज्यादा कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। उधर खबर है कि अमेरिका ने अपनी बास्केटबॉल प्लेयर ब्रिटनी ग्राइनर की रिहाई के लिए रूस के सामने बड़ी डील की पेशकश की है। हालांकि अमेरिका की ओर से इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि इस डील के तहत रूस को क्या मिलेगा। लेकिन ये पहला मौका है जब अमेरिकी सरकार ने सार्वजनिक तौर पर माना कि उसने ब्रिटनी ग्राइनर को छुड़वाने के लिए रूस से संपर्क किया, और कई दिन पहले इस मुद्दे पर रूस के सामने प्रस्ताव भी रखा जा चुका है। खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस प्रस्ताव पर आगे की चर्चा के लिए जल्द ही रूस के विदेश मंत्री से बात करेंगे, जो कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बातचीत होगी। We put a substantial proposal on the table weeks ago to facilitate their release. ब्रिटनी ग्राइनर को रूस ने 17 फरवरी को मॉस्को एयरपोर्ट पर उस वक्त हिरासत में लिया था जब वो एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वहां पहुंची थी। उन पर गांजा रखने का आरोप लगा था, जिसके लिए रूसी कानून के मुताबिक उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। उधर यूक्रेन में चल रही जंग के बीच सीरिया में भी तनाव का माहौल बन गया। तनाव भी ऐसा जो सीरिया और तुर्की के बीच तलवारें खींचने की नई वजह बन सकता है। रूस और सीरिया की सेनाएं पिछले कुछ दिनों से सीरिया में अभ्यास कर रही हैं। इस अभ्यास में रूस और सीरिया की वायु सेनाएं शामिल रहीं। लेकिन यह मामला महज 2 देशों की सेनाओं के अभ्यास से कहीं ज्यादा है। माना जा रहा है कि इस अभ्यास का मकसद तुर्की और इजरायल को चेतावनी देना है। इस अभ्यास का वीडियो भी सीरिया की सेना की तरफ से जारी किया गया। वीडियो में दोनों सेनाओं के जवान एक साथ हवाई ऑपरेशन करते दिखे। दोनों देशों के सबसे आधुनिक विमानों को इस अभ्यास में शामिल किया गया। हजारों फीट की ऊंचाई से पैराट्रूपर छलांग लगाते भी देखे गए। इसके अलावा रात के वक्त नाइट विजन कैमरों और थर्मल इमेजिंग तकनीक के इस्तेमाल का भी अभ्यास किया गया। लेकिन यह साफ नहीं है कि दोनों देशों की सेनाओं का यह अभ्यास सीरिया के किस हिस्से में हुआ। इससे पहले दोनों देशों की नौसेनाएं भी एक साथ अभ्यास कर चुकी हैं, जबकि 1 महीना पहले सीरिया और रूस की वायु सेनाओं ने एक और अभ्यास किया था, जिसे अब सीधे सीधे तुर्की को चेतावनी माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो का सदस्य तुर्की लगातार रूस का विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ तुर्की ने सीरिया को हमले की चेतावनी तक दी। सीरिया और तुर्की पड़ोसी देश हैं और दोनों के बीच विवाद नया नहीं, बल्कि तुर्की और इजरायल के हमले तो लगातार सीरिया में आतंकियों के ठिकानों पर होना आम बात है। लेकिन इस बार तुर्की की योजना इससे बड़ी है। तुर्की दावा करता रहा है कि वो सीरिया से लगने वाली सीमा पर 30 किलोमीटर लंबा एक सिक्योरिटी जोन बनाना चाहता है।
ये सिक्योरिटी जोन बनाने की योजना तुर्की की सरकार दुनिया को बता भी चुकी है और ये कह चुकी है कि शरणार्थियों को बसाने के लिए ये सिक्योरिटी जोन बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि रूस और सीरिया की सेनाओं का एक साथ हो रहा अभ्यास तुर्की को सीधी चेतावनी है। तुर्की को सीधा जवाब है कि अगर सीरिया पर हमला हुआ तो जवाब रूस से मिलेगा। इसके अलावा यूक्रेन जंग पर चल रही खेमेबंदी भी इसकी बड़ी वजह है, क्योंकि सीरिया और रूस की दोस्ती ऐसी है जिस पर पूरे यूक्रेन युद्ध के दौरान आंच नहीं आई। सीरिया की मौजूदा सरकार पुतिन की समर्थक है। दूसरी तरफ तुर्की की भूमिका यूक्रेन की जंग में काफी अलग है। स्वीडन और फिनलैंड को नेटो की सदस्यता दिलाने के लिए भी तुर्की की भूमिका अहम साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि पुतिन इस वक्त तुर्की पर दबाव बनाकर उसे झुकाना चाहते हैं, ऐसा मोलभाव करना चाहते हैं जिसके तहत वो फिनलैंड और स्वीडन की नेटो मेंबरशिप में अड़ंगा लगा दे। अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो नेटो के साथ यूरोपियन यूनियन को भी कड़ा जवाब होगा। खास बात यह कि सीरिया और रूस की सेनाओं का एक साथ होने वाला अभ्यास यूक्रेन युद्ध से ठीक एक हफ्ता पहले शुरू हुआ था। मतलब ये कि जब रूस की फौज यूक्रेन में दाखिल भी नहीं हुई थी तभी पुतिन ने कूटनीतिक घेरेबंदी शुरू भी कर दी थी। पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। हर तरफ पानी का सैलाब है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहिस्तान जिले में दस्सू बांध के पास चीनी कैंप में बारिश ने जबरदस्त आफत मचाई है। तस्वीरें दस्सू बांध के पास चीनी शिविर की है। बाढ़ ने पूरे इलाके में तबाही मचाई है। अचानक से पानी के तेज बहाव में भारी पत्थर बहते दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही पानी का बहाव और तेज होता है, एक के बाद एक भारी संख्या में पत्थरों का आना जारी रहता है। कुछ पत्थर तो इनमें शिला के आकार के दिखाई दे रहे हैं। देखते ही देखते पानी पूरे इलाके में फैल गया और पानी के सैलाब के सामने जो भी आया वो उसे बहाकर अपने साथ ले गया। दरअसल कई दिनों से पाकिस्तान के कई शहरों में बाढ़ ने तबाही मचाई है, जिस वजह से पानी का सैलाब हर ओर दिखाई दे रहा है। उधर पाकिस्तान के कराची में बाढ़ और बारिश के बीच चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग सड़क पर तैरती मछलियों को पकड़ते नजर आए और इसके लिए वहां सड़क पर भीड़ जमा हो गई। बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को जैसे ही सड़क पर मछलियां दिखी वो उन्हें पकड़ने के लिए टूट पड़े। जो वीडियो सामने आया उसमें मछलियों को पकड़ने वालों की भारी भीड़ दिखाई दी। लोग सड़क पर तैर रही मछलियों को पकड़कर पॉलिथीन में भरते नजर आए। देखते ही देखते सड़क पर मछलियों की ऐसी लूट मची कि कुछ देर में ही वहां मछलियां खत्म हो गई। सड़क पर तैर रही मछलियों को पकड़ने के बाद कई लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो मछलियों से भरी पॉलिथीन को दिखाकर अपनी खुशी जाहिर करते नजर आए। लेकिन ये वीडियो कराची के सिर्फ एक इलाके का था। जोरदार बारिश के बाद कराची शहर के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और कुछ जगहों पर तो इतना पानी भर गया कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां आधी से ज्यादा डूब गईं। वहां घरों और दुकानों के बाहर ऐसा सैलाब नजर आया जिसमें कुछ भी समा जाए। कराची शहर के अलग अलग इलाकों से बाढ़ और बारिश की सामने आई तस्वीरों को देखकर वहां की लोगों की मुसीबत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाढ़ के बाद सैकड़ों लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि उन्हें उसे निकालने के लिए घंटों मेहनत करनी पड़ी। आरोप है कि बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। हुकूमत का नुमाइंदा कोई भी नहीं आता, कुछ भी करने, कुछ भी नहीं, पर ऐसे ही डूबे होते हैं, खुद ही निकालते हैं पानी तो निकल जाता है। फिर कराची शहर के कई हिस्सों में लोग जरूरी चीजें लेने के लिए जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते दिखाई दिए, जबकि कुछ जगहों पर तो जुगाड़ की नाव तैरती दिखी। जानकारी के मुताबिक पिछले एक महीने में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश के बाद आई बाढ़ से करीब 10,000 घरों को नुकसान पहुंच चुका है, जबकि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।